और रायपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज। कोयला और शराब घोटाले में एफआईआर दर्ज हुई है। शराब घोटाले में 70 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया। कोयला घोटाले में 30 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हुई है और कई पूर्व मंत्रियों विधायकों पर एफआईआर। कवासी लखमा, अमरजीत भगत पर भी एफआईआर। यूडी मिंज, गुलाब कमरों के खिलाफ एफआईआर हुई है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम गोपाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। चंद्रदेव राय, बृहस्पत सिंह पर भी मामला दर्ज किया गया। शिशुपाल, यश टुटेजा, इदरीश गांधी पर भी यह मामला दर्ज किया गया है और इसमें और भी बहुत सारे नाम है। देखिए, विवेक ढांड, विजय भाटिया पर एफआईआर, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई, अनिल टुटेजा पर मामला दर्ज किया गया है। ये कई सारे नेता, 30 से ज्यादा नेता हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो शराब और कोयला घोटाले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 साल से ईडी और आईटी जांच कर रही है। एसीबी को अब कहा है कि एफआईआर करे। जब ईडी और आईटी जांच कर रही थी तब ना यूडी मिंज का नाम था, ना अमरजीत भगत का नाम था। अचानक से एसीबी ने केस रजिस्टर किया और सबका नाम लिख दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि यह कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की साजिश है। 3 साल से आईटी और ईडी जांच कर रही है और इस जांच करने के बाद अब एसीबी को उन्होंने कहा कि इसमें एफआईआर करें। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मिंज का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरों का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है। तो शराब और कोयला घोटाले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है और इस पर उंगली उठाना गलत है। साथ ही महादेव ऑनलाइन ऐप के संचालकों पर कार्रवाई के मामले में विजय शर्मा ने कहा कि नए कानून का इंतजार है, उन पर भी जल्द कड़ी कार्रवाई होगी। तो कोयला शराब घोटाले पर सियासत फहरिस्त हो सकती है, ऐसा है। मैं सोचता हूं कि और थोड़ी प्रतीक्षा की आवश्यकता है। नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो इंडियन पीनल कोड के जगह में भारतीय न्याय संहिता आ रही है और उसमें ये प्रावधान है कि जो एक्यूज्ड है वो अनुपस्थित है तो भी सुनवाई हो सकती है। वर्तमान कानून प्रावधानों में ऐसा नहीं है। तो अगर कोई दुबई में भी छुपा होगा तो यहाँ पर सुनवाई उसकी हो जाएगी और उस आधार पर उसके सज़ा भी निर्धारित हो जाएगी। ईडी के वेबसाइट पर जाके आप उसका प्रेस नोट देख सकते हैं, जो है उसमें लिखा हुआ है, उसका खंडन करें। बस यूं ही कहना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। महादेव के आरोपों को कब राज कानून का हो, कानून सम्मत काम हो, ये ध्यान देना हमारा काम है। इसमें जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अतिरिक्त कोई प्रयास करके किसी विषय पर करना ये कोई बात नहीं है। तो आप ये देखिए कि लगातार आरोप लगते आ रहे थे, लेकिन इस बार जब मामला दर्ज किया गया उसके बाद सियासत वाकई में गर्मा गई है। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस नेता हैं, आप तौकीर राजा साहब बीजेपी नेता हैं। तो सबसे पहले तो रुक करेंगे रायपुर का, जहां पर अनिल जी से पहले बात करेंगे। अनिल जी, ये जो आरोप लगे हैं ये वाकई में बहुत ही गंभीर आरोप है और सबसे बड़ी बात ये कि आरोप तो लगते रहे लेकिन मामला अब दर्ज हुआ है। पहला रिएक्शन आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही जिस तरह से मुख्यमंत्री और सारे लोग बयान दे रहे थे कि भाई इसमें कांग्रेस दोषी है और हम सजा देंगे, तो मतलब संवैधानिक पद पर बैठे लोग अगर पहले से ही पूर्वाग्रह पाल के बैठे हैं कि हमको जेल भेजना है, कार्रवाई करनी है, तो ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे दमनकारी मुकदमे दर्ज किए, जेल भेजा, लाठीचार्ज किया। ये भी प्रयास करके देख लें। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ना तब डरते थे ना आप डरते हैं। देखिए रेणु जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए कांग्रेस की सरकार जब 2018 में बनी, उसमें चीट फंड कंपनियों में रमन सिंह के परिवार से लेकर लगभग सारे मंत्री इनके उनको प्रमोट करने गए।
500 से अधिक जो डायरेक्टर्स हैं उनको जेल भेजा गया, 100 करोड़ के करीब करीब राशि आम लोगों को वापस की गई, लेकिन किसी मंत्री पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ना भाजपा के तत्कालीन नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। कांग्रेस ये सोच रखती थी कि हमको बदले की कार्रवाई नहीं करनी है। हो सकता है कि नेताओं को ये पता ना हो कि ये प्रमोशन करते समय कि ये चिट फंड कंपनियां हैं, तो हम किसी बदले की राजनीति में नहीं जाते। हमको लगता है लोकतंत्र है, लोग बुलाए हैं, चले गए हैं। हम चाहते तो उसमें विधिवत कानून में जो व्यवस्था है उसके अनुसार मेमोरेंडम में इनका नाम भी आ सकता था, एफआईआर भी हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस कभी भी दमन और बदले की कार्रवाई नहीं करती। हम बहुत सकारात्मक सोच से उस कानून के उस पहलू को ध्यान देते हैं जिसमें कहा गया है कि 100 दोषी छूट जाए पर एक बेकसूर को, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। पर भारतीय जनता पार्टी, अब चूंकि लोकसभा के चुनाव हैं, तो ये दमन का रास्ता है इनका कि कांग्रेसियों को डराना चाहते हैं, उनका चेहरा खराब करना चाहते हैं, उनके चरित्र पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है, हमको पहले से ही पता था कि जब विधानसभा आया तो आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने इन्होंने ब्लेम लगाए, अब उनको पीछे कर दिया इन्होंने। जो नाम थे ही नहीं, अमरजीत भगत, उनका नाम ले आया, यूडी मिंज, विष्णुदेव साय जी के खिलाफ जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जी। इस पर भी हम जाएंगे अनिल जी, रोकना चाहेंगे आपको। तौकीर रजा साहब के पास भी चलेंगे। तौकीर जी, दमनकारी नीति की राह पर बीजेपी, साफ तौर पर अभी आपने सुना अनिल जी को, उनका कहना है। और ये भी है कि जब भाई कांग्रेस की सरकार थी उसके पहले चिटफंड कंपनियों के कई सारे उन्होंने नाम गिना दी, कई सारी बातें उन्होंने कर दी, आरोप भी लगाए गए, लेकिन एक भी व्यक्ति जो कि निर्दोष उसको सजा ना मिले, इसलिए गहनता से जांच हुई। और अब पूर्वाग्रह आपका था, और अब जो एफआईआर दर्ज हो रही, जो मामले दर्ज हो रहे हैं, वो आपका पूर्वाग्रह था, आपको पहले से था बीजेपी को कि मामला दर्ज करवाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रोग्राम से कार्य नहीं करती। दमनकारी नीति की बात अगर करें आप, तो आपने भूपेश बघेल की सरकार को देखा कि उन्होंने किस प्रकार से दमनकारी नीति के तहत कार्रवाई की और बदलापुर बना के रख दिया था पूरे छत्तीसगढ़ को। तो ये तो आप सब जानते हैं। और रही बात, देखिए, जो घोटाला किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो रही है। अगर ईडी कार्रवाई कर रही तो इसमें इनको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और आपने देखा सिर्फ नेताओं के नहीं, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, जिसमें सौम्या सोरेन जो इनकी एक्स सीएम है, इनके वो अंदर हैं, इनके सूर्यकांत तिवारी अंदर हैं, इनके चंद्राकर अंदर हैं, और आप रानू साहू अंदर है, बिश्नोई जी अंदर है, अधिकारी के आप नाम से देखे तो बहुत लोग अंदर हैं। और देखिए, 16,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट ईडी ने दाखिल करी थी, और उसके तहत ही ये कार्रवाई हर जगह होती रही है और होगी आगे। और ये जबरदस्ती की बात अगर ये करें कि पूर्वाग्रह की तरह ये कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, अगर ऐसा होता तो सबूत भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि 3 साल से ईडी और आईटी जांच कर रही थी, तब तो उनको कुछ नहीं मिला, और अचानक से कई लोगों के नाम सामने आ गए। तब ना यूडी मिंज का नाम था, ना अमरजीत भगत का नाम था, और अचानक से सब पर एसीबी ने कार्रवाई कर दी। इकट्ठा नहीं करती ईडी की। देखिए, पहले आप कार्यशैली को देखिए, एक संवैधानिक संस्था है। अब उस संवैधानिक संस्था का पहला नियम यह है कि पहले पूरे एविडेंस, सबूत इकट्ठा करती है, उसके बाद कार्रवाई करती है। वो उसके बाद पूछने के लिए बुलाती है, जांच करती है, उसके बाद पूछती है, उसके बाद वो कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिया और अंदर कर दिया, वैसा सिस्टम इनका नहीं है। एक संवैधानिक संस्था है, और ईडी तो इन्हीं के जमाने में बनी है भाई, और कार्रवाई कर रही। तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने घोटाला किया, इसलिए दर्द निचलक आ रहा है आज पूर्व मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी भ्रष्ट टीम को। इन्होंने तो पूरे छत्तीसगढ़ को बेच खाया था, आपने भी देखा है। और ईडी पहले भी कार्रवाई करी है और आगे भी कार्रवाई करेगी। अभी तो और भी कई नाम आना बाकी। हम तो पहले भी कहते रहे चुनाव में कि अभी और नाम आना बाकी है, उनमें से अभी ये कुछ ही नाम आपके सामने आए हैं, अभी तो और नाम आना बाकी है। कोई किसी पूर्वाग्रह के तहत हमारे यहाँ कार्रवाई नहीं होती, और ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो पूरे सबूत के साथ, सबूत के बिना पे कर रही है। और हजारों करोड़ का आप लोगों ने घोटाला किया, कोयला घोटाला हो, चाहे रेत घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे वो गोबर घोटाला हो, घोटाला तो आपने किया है, और सजा हम पहले भी कहते रहे और आज भी कह रहे हैं। इसमें गलत क्या है? अगर हमारी सरकार आ गई तो इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जबरदस्ती कार्रवाई कर रहे हैं? भाई, सबूत है आपके साथ, अगर आपको गलत लग रहा है तो अदालत बिल्कुल यहाँ पर आरोप है कि गलत तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। और आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपने अपने विचार रखने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है।